ए ने, और वो पेन ए ने 10 रुपए में बनाया। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जितनी भी सेल हुई पूरे शहर में, पूरे इंडिया में, वो इंडिया की जीडीपी है। अब ए ने वो पेन बनाया 10 रुपए में और वो उसने बी को बेच दिया 12 रुपए में, तो जो उसने बी को 12 रुपए में बेचा वो जीडीपी का पार्ट हो गया, मतलब 12 रुपए जीडीपी हो गई, क्योंकि बी वो एक ही सेल है, एक ही सेल है 12 रुपए। लेकिन ये पेन बनाने के लिए ए ने 10 रुपए लगाए होंगे, तो किसी ना किसी से तो खरीदा ही होगा, मान लो एक्स से खरीदा, तो ये एक्स की सेल है 10 रुपए, तो 10 रुपए भी जीडीपी का पार्ट हो गया। तो पहले एक्स ने कच्चा माल ए को बेचा 10 रुपए में, तो 10 रुपए जीडीपी का पार्ट हो गया। फिर ए ने बेचा बी को 12 रुपए में, तो 12 रुपए भी जीडीपी का पार्ट हो गया। फिर बी ने वही पेन बेच दिया 15 रुपए में, तो 15 रुपए भी जीडीपी का पार्ट हो गया। फिर यही पेन डी को बिक गया 20 रुपए में, और 20 रुपए भी जीडीपी का पार्ट हो गया। फिर यही पेन बिक गया 25 रुपए में ई को, ये भी जीडीपी का पार्ट हो गया। और फिर एफ को यही पेन 30 रुपए में बिक गया, वो भी जीडीपी का पार्ट हो गया। फिर 35, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, और हमने इन सबको जोड़ा, मान लो 400 रुपए आया या 600 रुपए आ गया मान लो। तो एक पेन बिका जो कि सिर्फ 10 रुपए का था, लेकिन वो इतनी ज्यादा बार बिक गया, तो उससे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल सेल की वैल्यू जो निकल कर रही है वो 600 रुपए आ गई। पहली बात तो जीडीपी समझ में आ गई कि चाहे एक ही चीज बार बार बिक रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से फर्क पड़ता है कि पैसा कितनी बार घूमा। पहले वो एक्स से ए के पास, ए से एक्स के पास आया पैसा, फिर बी वाला पैसा ए के पास आया, फिर सी वाला बी के पास आया, और पैसा बार 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 हाथ बदल रहा है। जितनी बार भी वो हाथ बदल रहा है उसे ऐड कर लेंगे। कैसे पता चलेगा? सेल टैक्स रिटर्न से। जब एक्स ने ए को सेल करी तो उसने सेल टैक्स रिटर्न भरी होगी, फिर जब ए ने बी को करी तो ए ने सेल टैक्स रिटर्न भरी होगी, जब बी ने सी को करी होगी तो बी ने भरी होगी। ऐसे करके सेल मेथड से, जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है, इसे हम सेल मेथड भी बोलते हैं, इसमें सम ऑफ वैल्यू एडिड ले लेते हैं एट ईच प्रोडक्शन स्टेज। हर एक प्रोडक्शन स्टेज पे जितनी भी सेल हुई सबको ऐड कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमने जितना भी आउटपुट लिया उसमें एक वैल्यू निकल कर आई, लेकिन वो सेल करने में एक छोटा सा खर्च भी हुआ होगा। जब बी ने ए को सेल करी 12 रुपए की तो उसने 50 पैसे कमीशन दिया। जब 15 रुपए की सेल हुई तो इसने भी 75 पैसे का कमीशन दिया। ये जो कमीशन दिया ना, ये बी के पास पहुंचता ही नहीं है। जब बी ने 12 रुपए की सेल करी और 50 पैसे कमीशन दिया, उसके पास 11.5 रुपए पहुंचे हैं। तो फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते समय जो 50 पैसे उसके हाथ में आए ही नहीं है, पैसा उसके हाथ में गया ही नहीं, तो फिर जीडीपी का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बैंक चार्जेस हो सकते हैं, वो किसी का कमीशन भी हो सकता है। अगर वो कमीशन होगा तो वो कमीशन वाले की सेल हो गई, तो फिर वो जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो किसी की सेल है ही नहीं, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन जैसे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट वाले की सेल हो गई, वो भी जीडीपी का पार्ट है। ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो किसी की सेल है ही नहीं। जैसे आपका बिल बना 10,942 रुपए 25 पैसे, तो आप ऊपर के 2 रुपए 25 पैसे छोड़ दोगे, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं है। यही है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन जो किसी की सेल नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए कॉस्ट बन गई। दूसरा तरीका है जीडीपी निकालने का, सर हम सेल तो निकाल नहीं पा रहे क्योंकि सेल सबकी नहीं होती। जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो तो अपनी सेल बताएगा ही नहीं, तो फिर उसका अंदाजा लेना पड़ता है। तो सर अगर हम अंदाजे से ना निकालना चाहें तो दूसरा तरीका भी है, इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब सर एक सैलरी क्लास एम्प्लॉय ने क्या खर्चा किया, हम उसका प्रोडक्शन मेथड से तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इनकम मेथड, जितनी भी इनकम हमारे देश में हमने सैलरी के थ्रू दी है वो खर्च तो हुई है, तो हम टोटल सैलरी पे माइनस इन्वेस्टमेंट। मैंने पूरे देश में जो सैलरी दी वो 10,000 करोड़ दी, उसमें से 2,000 करोड़ तो बैंकों में एफडी हो गई, तो बचा हुआ 8,000 करोड़ खर्च हुआ होगा। तो फिर देश की नेशनल इनकम हम इनकम मेथड से भी निकाल सकते हैं कि टोटल इनकम में से इन्वेस्टमेंट लेस कर दो। तो फिर इनकम मेथड से निकालने का तरीका क्या होता है वो जरा ध्यान समझ लीजिए। सर इनकम मेथड में, नेशनल इनकम में क्या होता है? सम ऑफ ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब को ऐड कर लो तो आपकी इनकम आ जाएगी। अब इनकम कैसे कैसे हो सकती है सर? एक तो आप सैलरी मिल सकते हैं, सैलरी को वेजेस भी बोलते हैं। सर रेंट भी तो इनकम ही होती है, तो रेंट भी जोड़ लिया। इंटरेस्ट भी तो इनकम ही होती है, और अगर कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ आपको बिजनेस में तो वो, ये 4 तरह की ही इनकम होती है और कोई होती नहीं है। अगर ये सारा का सारा जोड़ लिया जाए तो ये इनकम मेथड से जीडीपी आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम इन दो मेथड्स में?
एक मिनट सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। हाँ नहीं सर, बोरोइंग इनकम में नहीं आएगी। बोरोइंग इनकम थोड़ी होती है, बोरोइंग तो आपने बोरो किया, कल को वापस करोगे। हाँ, लायबिलिटीज क्या उसमें सी आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में आने मतलब इन्वेस्टमेंट सकते हैं। ठीक ठीक सर, ठीक। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, अरे जिसने 100 रुपए कमाए हैं उसने 100 रुपए खर्च भी किए होंगे। यानी कि हम पूरे की पूरे, अब मान लो एक्स ने ए को बेचा तो एक्स की सेल है, लेकिन ए का एक्सपेंस है। तो अगर हम पूरे इंडिया का एक्सपेंस ऐड कर ले तो भी जीडीपी कैलकुलेट हो सकती है। तो 3 मेथड है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे करते हैं सर, जीडीपी इक्वल टू जो टोटल कंज्यूम कर ले, जो आपने खा लिया वो, प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं ना कहीं से कमाया होगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट की। हमें तो जीडीपी निकालनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है तो कहीं ना कहीं से कमाया होगा ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं। और ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछेगा इनकम मेथड में इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, नहीं करते। इनकम मेथड में सिर्फ 4 इनकम को इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन मेथड में करते हैं, नहीं करते। वहां पर भी सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हम कंजम्पशन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और ग्रोथ भी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ले लेते हैं। और क्या लेस करते हैं सर, हमने कुछ पैसा तो एक्सपोर्ट किया होगा, एक्सपोर्ट करना हमारी इनकम है, वो ले लेंगे, और इंपोर्ट करना हमारी एक्सपेंस है, उसे लेस कर देंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नेट होगा वो ले लेंगे। तो आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट को लेस करते हैं। याद हो जाएगा। तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। पेपर में ये फॉर्मूले भी नहीं आएंगे, कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो आपको 3 फॉर्मूले याद करके जाने, जिससे कि आप कर लो। अब क्या आएगा, वहां पर आएगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, तो आपको लिखना है 3। यही आएगा, मेरी बारी में आया था। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, आंसर बस आपने वो लिखना है। कोई क्वेरी अभी तक? शर्मा जी बताइए। सर ये जो एक बार फिर प्रोडक्शन मेथड बताइए ना सर। प्रोडक्शन मेथड सबकी जी सर। लेते हैं, जो मैंने पेन वाला एग्जांपल बताया था। जिसने भी जो भी सेल की, सेल रिटर्न में से देख लेते हैं, जिसने भी सेल टैक्स रिटर्न भरी, जीएसटी की रिटर्न्स, तो अपने आप ही बताएगा मेरी सेल इतनी है। वो सारी की सारी देश में जितनी जीएसटी रिटर्न भरी हुई है उनका टोटल कर लेते हैं, प्लस जो लोग रिटर्न नहीं भरते उनका अंदाजा ले लेते हैं कि रिटर्न भरने वाले ने इतनी सेल बताई है तो नॉन रिटर्न वाले की भी इतनी तो होगी, और उसका कैलकुलेट करके प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स में छोड़ो, आप कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन में गिवन होगा तो कर दोगे, वो बताएगा कि पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर की सेल तो इतनी। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जिन्होंने जीडीपी की, जिन्होंने जीएसटी की रिटर्न भरी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सेल का एस्टिमेट इतना है, मतलब जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी उनका एस्टिमेट भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस भी बता देगा कि इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस इतना है, बताओ जीडीपी कितनी। तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की सेल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सेल को जोड़ देना, इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस को लेस कर देना, आ गई जीडीपी। आ गई शर्मा जी समझ? सर एक बार थोड़ा इंटरमीडिएट एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंडिचर है ना सर, उसको थोड़ा समझाइए ना सर। सेल से रिलेटेड एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड ऐसे एक्सपेंस जो नॉन कैश नेचर के होते हैं, जिसके बदले आपका कैश नहीं जाता, सेल में से ही लेस हो जाता है और वो किसी और को भी नहीं मिलता। आपने सेल करी 12,220 रुपए 25 पैसे की, बंदे ने 20 रुपए 25 पैसे दिए ही नहीं, तो एक्चुअल में सेल ही 12,200 की हुई है ना। लेकिन आपने जीएसटी रिटर्न में जब बिल 225 का कटा होगा तो 225 ही दिखाया होगा, और ये 20 रुपए 25 पैसे आपने बाद में क्लेम करोगे इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय कि सर मैंने डिस्काउंट दिया। तो जो डिस्काउंट देते हैं ये किसी की भी इनकम नहीं है, लेकिन आपकी सेल में से कम हो गई, तो इसे इंटरमीडिएट एक्सपेंस के नाम पे जीडीपी कैलकुलेट करते हुए लेस करते हैं। एक्चुअल में तो सेल में से ही लेस हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो सेल में से नहीं करी तो अब कर दो। सर जैसे हमारे साथ, मेरे साथ होता है कि मैंने, मेरे से किसी ने डिलीवरी ली है, मैंने उसको पूरा बिल बना के भेजा, मान लो उसको 2,10,000 का बना। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या कर रखा है, अगर तो मुझे हैंड टू हैंड चेक दे देता है तो मैं तो उसको 1% क्या डिस्काउंट दे देता हूँ, सीडी, हाँ जी, और हाँ सीडी दे देता हूँ। और अगर वो नहीं देता, अगर वो जैसे मान लो मैंने 7 डेज का क्रेडिट लिमिट रखी हुई है कि सीडी दूंगा,
अगर तो वो 15 दिन का चेक दे देता है तो मैं कैश डिस्काउंट नहीं देता हूँ, तो वो पूरा का पूरा बजट बिल बिल अमाउंट आ जाता है। और जहाँ पे वो मुझे 7 डेज के अंदर का चेक दे देता है तो उसको मैं बोलता हूँ जीएसटी से ऊपर के आइटम का जो लेस डिस्काउंट काट के 1% मुझे चेक बना के दे दो, तो अब वो मुझे जो एक बात- अमाउंट बचा मैं आपका क्वेश्चन वो समझ बाद में डाल। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आपका कहना ये है सर, मैंने एक बिल बनाया मान लीजिए 10,000 रुपए का, 10,500 रुपए का, 10,000 की सेल थी, 5% उस पर टैक्स था, तो 10,500 हो गया। 10,000 प्लस टैक्स 500 रुपए, 10,500 का बिल हो गया। तो आपने उसको जीएसटी का बिल कितने का बना के दिया? सुशील जी अनम्यूट करके आंसर दीजिए। अगर 10,000 का सेल है, 500 रुपए टैक्स है, तो जीएसटी बिल कितने रुपए का बना? 10,500 का भरना सर, 10,500। अगर उसने 15 दिन में पेमेंट दी तो 10,500 ही देगा, आपको चेक दे देगा 500 पूरा देगा। हाँ जी। रास्ता पूरा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसने उसी टाइम पेमेंट दे दी, चाहे कैश चाहे चेक, तो आप उसे कहोगे भैया हाँ, तो उसमें से कितना? जो बेस अमाउंट है ना, जैसे 10,000 वाला, हाँ, 10,000 पे आपको उसका 1% का 1% 100 रुपए कम करके चेक बना दो, तो वो चेक बना चेक बना देना। 400 रुपए का। आप मुझे हाँ जी, आपने जीएसटी रिटर्न में सेल कितनी दिखाई होगी? 10,500, क्योंकि बिल 10,500 का है। 500 का दिखाइए, यस, और उसको डिस्काउंट में डालना। हाँ, अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम आपसे पूछने थोड़ी आएंगे सुशील जी से 100 रुपए कम दिए थे क्या, लेस कर लूं क्या? नहीं आएंगे ना। हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कर लेंगे पूरे इंडिया की, आप जैसे सभी बंदे होंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें जीएसटी रिटर्न से मिलेगा, तो वहां पर वो जीएसटी रिटर्न में 10,500 दिख रहे हैं। फिर आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो ये जो आपने 100 रुपए छोटा छोटा डिस्काउंट दिया, ये आप क्लेम करोगे। अपनी जब ऑडिट कराओगे तो ऑडिट में डिस्काउंट दिखाओगे, मैं पूरे साल में डिस्काउंट दिया है, तो वो 1,00,000 रुपए हमें जीडीपी कैलकुलेट करने वहां से पता लग जाएंगे। तो हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी टोटल सेल में से ये इंटरमीडिएट एक्सपेंस के नाम पे ये डिस्काउंट, राउंड ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब लेस कर देते हैं। अभी 31st को क्लोजिंग किया मैंने, तो मेरे पास अगर इस वक्त 150 से ऊपर की पार्टीज हैं, तो किसी का 200, किसी का 150, किसी का 50, किसी का 51, मतलब ये मैंने राउंड ऑफ करके अभी बिल्कुल जीरो किए। तो वो सेल का पार्ट था लैंड में, मैं क्या मानता हूँ, उसको 200 बोलता, 200 दे दे मुझे, तो मैंने खत्म कर दिया। तो वो मतलब अमाउंट निकल गया ना, वो पार्ट जीडीपी का पार्ट आया था, लेकिन वो डिस्काउंट का पार्ट चला गया। हाँ, तो वो निकल गया। तो जीडीपी कैलकुलेट करते समय उसे लेस करते हैं। हालांकि जीडीपी कैलकुलेट आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप रिसर्च एनालिस्ट बनने वाले हैं, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट नहीं बनने वाले, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है आपको। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं सिखा रहा हूँ, और मुझे भी नहीं आती है, मुझे भी इतनी आती है, इतनी आपको बताइए। इतना ही कोर्स में हमारे कोर्स में तो है भी नहीं नेशनल इनकम, मैंने तो बता दिया, बुक में डाल दिया, जिससे कि आपको, क्योंकि थ्योरी बेस्ड आ जाता है पेपर में। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी? नेशनल इनकम तो समझ में आ गया होगा ना, इतना भी पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल है। मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ लीजिएगा क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। चलो मैं पढ़ा देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए पहले। क्या है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम होती है कि हमारे देश की टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। मतलब हमारे देश की टोटल जीडीपी 100 रुपए है और पॉपुलेशन 10 रुपए, तो एक आदमी ने कितने कमाए? 10 रुपए। मतलब एक आदमी की मंथली इनकम क्या है उसे बोलते हैं, और इंटू 12 भी करना होता है, क्योंकि पॉपुलेशन से डिवाइड करके तो ईयरली निकलेगी, डिवाइड बाई 12 भी करेंगे तो मंथली आ जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम पर मंथ निकालने के लिए डिवाइड बाई 12 करना है, अगर पर मंथ ना बोला हो तो नहीं करना है। तो ये जो भी इनकम आएगी ये पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर 12 से डिवाइड नहीं करा तो ईयरली निकल आएगी, 12 से डिवाइड करा तो मंथली निकल आएगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मेरी बारी में आया था इसलिए मैंने से येलो करके लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पर कैपिटा इनकम, नॉट द नेशनल इनकम। मैं नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। और यहां पर भी जीडीपी नहीं आएगा, नेशनल इनकम आएगा। नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं, तो कह रहा है पर कैपिटा इनकम नॉट द नेशनल इनकम इज बेटर मेजरमेंट। कह रहा है पर कैपिटा इनकम बेटर मेजरमेंट है। वहां पर ऑप्शन में नेशनल इनकम भी लिखा रहेगा, नेशनल इनकम पे टिक नहीं लगाना है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी इस तरीके से, पर कैपिटा इनकम पे टिक लगाना है, क्योंकि वो किस बात के लिए कि वो बेटर मेजरमेंट है। अगर आपको कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री निकालना हो, देखो अमेरिका की नेशनल इनकम 100 रुपया मान लो, और पर कैपिटा इनकम 20 रुपए है। इंडिया की नेशनल इनकम 20 रुपए है और पर कैपिटा इनकम 10 रुपए है। लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो वहां की पर कैपिटा इनकम भले ही 10 रुपए हो, मतलब मैंने एग्जांपल थोड़े से गलत कर दिए, 200 कर दो, ये 1000 कर दो। और अब नेपाल की पर नेशनल इनकम 100 रुपए है, लेकिन पर कैपिटा इनकम 11 है। फिर से समझो,
अमेरिका बहुत बड़ा देश है, सबसे ज्यादा उसकी नेशनल इनकम भी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम 20 है, बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया है। इंडिया की बात करें तो उसकी नेशनल इनकम अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है, उस हिसाब से उसकी पर कैपिटा इनकम भी कम है, लेकिन नेपाल की तो इंडिया से भी कम है, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, मतलब वहां पर कम पॉपुलेशन ज्यादा इनकम कर रही है, तो जब हम उसे पर बंदे के हिसाब से निकाल रहे हैं तो वो एवरेज ज्यादा आ रहा है। तो जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छी होती है, इसका मतलब एक बंदे की इनकम का एवरेज ज्यादा है, तो वो सही से जी पा रहा है, सही से खा पा रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो जब भी किसी देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जांचनी हो तो फिर पर कैपिटा इनकम पे बात करते हैं, और सबसे अच्छी पर कैपिटा इनकम है कनाडा की, मतलब सबसे अच्छी तो अमेरिका की है, लेकिन कनाडा अच्छों में से एक है, सस्ता और अच्छा, इसीलिए सारी इमर्जिंग कंट्री के बंदे कनाडा जाके बसना चाहते हैं। तो आपको शायद ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नापने के लिए सबसे अच्छा मेजरमेंट क्या है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम नहीं है। क्लियर? फिर एक बार बताइए सर। फिर से एक बार बता देते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की कितनी इनकम है, और नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की कितनी इनकम है। ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं कहूं मुंबई में तो सारे लोग अमीर ही हैं, सबकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर ही है साल की, सही बात है, लेकिन मुंबई में गरीब भी तो है ना, जो इनको रोटी नहीं मिलती खाने को, दोनों है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि मुंबई की लोगों की लाइफ कैसी है, तो आप देखोगे कि मुंबई में 20 to 30% लोग तो अमीर हैं, 70% लोग गरीब ही हैं वहां पे भी। तो मुंबई में अगर आप कभी जाओगे ना, तो देखो जब आप फिल्म सिटी जाओगे, इधर उधर जाओगे, बड़े बड़े इलाकों में जूहू बीच जाओगे तो सब बढ़िया ही लगेगा, लेकिन बाकी के मुंबई में जाके ना आपको हर जगह बदबू आएगी और बेकार ही लगेगा। 70% मुंबई गरीब से भरी हुई है। ऐसे ही अगर आप दिल्ली जाओगे ना, तो आप नई दिल्ली जाओगे तो आपको बढ़िया लगेगा, बाकी नई दिल्ली के अलावा कहीं चले जाओ, पुरानी दिल्ली इधर उधर शाहदरा वगैरह कहीं चले जाइए, आपको बेकार ही लगेगा, ऐसा लगेगा किसी गांव में आ गए। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि टोटल दिल्ली की वैल्यू कितनी है, टोटल मुंबई की वैल्यू कितनी है, मतलब नेशनल इनकम कितनी है, पूरे इंडिया की इनकम कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से फर्क पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब एक आदमी की इनकम का एवरेज क्या है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ना कि नेशनल इनकम। समझ में आया शर्मा जी? अब शर्मा जी समझ में नहीं आया क्या अभी? सर ये जो पर कैपिटा इनकम है वो निकालने का तरीका क्या सर? पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी ने कितना कमाया, टोटल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। भाई पूरे इंडिया ने कमाया मान लो 5 ट्रिलियन डॉलर, और से डिवाइड कर देंगे 130 करोड़ से, तो एक बंदे को एवरेजली कितना कमा रहा है वो पता लग जाएगा। तो अगर एक बंदे का एवरेज अच्छा है तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी, और अगर एक बंदे का एवरेज बहुत कम आ रहा है तो मतलब यहाँ का स्टैंडर्ड लिविंग भी बेकार ही होगा। जब बंदे कमाई कुछ नहीं दे तो खर्च कहां से करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन में कितना खर्चा कर रहे हैं लोग, ये देखना हो तो नेशनल इनकम नहीं देखते, पर कैपिटल इनकम देखते। एक छोटा सा पॉइंट है बस ये। जी सर जी। अच्छा एक बात थैंक यू सर। एक बात बताइए, म्यूट कर लीजिए, सबके लिए क्वेश्चन है। एक कल की बात है, एक बेटी के लिए रिश्ता आया तो मैं उनको लड़की को जानता था, लेकिन उसके पापा मम्मी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मेरे पड़ोसी हैं। तो उन्होंने कहा गुप्ता जी हम तो आपको ही जानते हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आप, मैंने उनकी बहुत बार हेल्प भी किया किसी तरीके से, छोटी छोटी। तो जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है मेरे पास आ जाते हैं। तो कहने लगे देखो गुप्ता जी हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बेटी के लिए रिश्ता आया और बहुत पढ़े लिखे लड़के का और अमीर परिवार का आया है, एक बार आप चलो हमारे साथ। तो मैंने कहा ठीक है चलूंगा। तो मैं कल वहां गया था दिन में। तो वहां जाने के बाद मैंने देखा कि लड़की वालों की इनकम जो है, जो लड़की जो मेरे जानकार हैं, उनकी इनकम है महीने की लगभग 50,000 रुपए। मतलब वो भी जॉब करते हैं, उनका बेटा भी जॉब करता है, दोनों मिलके 50-60 हजार रुपए कमा लेते हैं और अच्छे से पालते हैं अपने बच्चों को। पढ़ाई भी बढ़िया कराई है, लड़की भी उनकी पढ़ी लिखी है, अच्छे से पालते हैं और उनके घर में कोई कमी नहीं है। मतलब इन्वर्टर भी है, एसी भी है, फ्रिज, एलईडी टीवी, जो भी चाहिए होता है, मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह सब है। लेकिन 50-60 हजार होते ही कितने हैं, मिडिल क्लास फैमिली की तरह वो जी लेते हैं। हम लड़के वालों के गए, उनका बहुत बड़ा घर था, 500 गज का 500 गज का घर,
उसके बाद लड़के की जॉब भी बढ़िया है, पैसे भी आ रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए महीना आ रहे हैं सैलरी। उसके अलावा भैया बिजनेस था उसका, 2 लाख रुपए के लगभग वो कमा रहा है, और भी ज्यादा ही कमा लेता है। ऑफिस भी बढ़िया था, घर भी बढ़िया था, परिवार में बहनें भी नहीं है, छोटा सा परिवार है। लेकिन मैंने देखा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेकार था। पुराना सा सोफा रखा हुआ था, शायद पिताजी की शादी में मिला होगा, उसी पे नए कवर लगा रखे थे, है ना। लड़के के पास जो है एक बुलेट थी, 10-15 साल पुराना मॉडल थी तो बुलेट, लेकिन 15 साल पुराना मॉडल। स्कॉर्पियो थी उसके पास, 10 साल पुराना मॉडल। मतलब हर चीज महंगी थी, गाड़ी थी तो स्कॉर्पियो थी, बाइक थी तो बुलेट थी तो सारी चीज महंगी, लेकिन 10 साल पुराना मॉडल चला रहा है। तो यहां से मुझे पता चला ये कुछ कंजूस टाइप के लोग हैं। फिर मैंने उनसे बात की, मैं तो एनालिस्ट हुई, 2 बातें उन्होंने क्या बोली, मैंने तो उनका माइंड पढ़ लिया पूरा, तो मुझे समझ में आ गया थोड़े कंजूस टाइप के लोग हैं। मैंने उनसे पूछा जी शादी में कितना खर्च करवाना चाहेंगे, तो उनके अपने मुंह की थी जी हमारी कोई डिमांड नहीं है और शादी में ज्यादा खर्च मत करना। शादी में खर्चा करके क्या होगा, जितना खर्च आप शादी में करना चाह रहे हो बेटी को दे देना। मैं समझ गया तो पूरे कंजूस हैं। तो मैं घर आया, मैंने बेटी को कहा देख बेटी घर बहुत बढ़िया है, कमाई बहुत बढ़िया है, लड़के में कोई ऐब नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बेटे तू जी नहीं पाएगी वहां जाके, क्योंकि तेरा तो हाथ खुला है, समझ रहे हो। मैंने कहा वहां पर जाके तुझे अपना नेचर बदलना पड़ेगा, तू जी नहीं पाएगी। उनकी ना एक्सपेंस नहीं करते वो, उनके घर में 5 लाख आ रहे हैं, 5 के 5 जमा कर देंगे, फिर थोड़े दिनों में प्लॉट खरीद लेंगे, फिर थोड़े दिनों में बिल्डिंग खरीद लेंगे। शहर की ऐसी कोई जगह नहीं उनके पास बिल्डिंग ना हो, इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास। मैं कहा लेकिन वो खर्च तो करते ही नहीं। लड़के की शादी करने जा रहे हैं, वो बाबा आदम के जमाने का सोफा रखा हुआ है घर में, उसे तो बेच दो कम से कम, उसे बेचोगे 5,000 भी नहीं मिलेंगे, उसे निपटाओ, किसी कबाड़ी को दे दो, नया सोफा लाओ। लड़के की शादी करने जा रहे हो, फर्नीचर तो तुम बदल नहीं रहे, फिर लड़की वालों से कह रहे हो हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो कह दो हमें सोफा चाहिए, इसलिए नहीं बदला। तो मैंने लड़की के बाप को ये समझाया, एक तो लड़का बहुत अमीर है, तुम गरीब हो, इतनी बड़ी फैमिली में लड़की नहीं देनी चाहिए। दूसरा, आपकी लड़की का हाथ खुला है बिल्कुल, अपना बढ़िया कमा रही है वो, वहां जाके तो वो बिल्कुल उसे बीच के रखेंगे। दूसरा, हम लड़की से जॉब नहीं कराएंगे कह रहे थे, सोच भी छोटी है। मैं कहा ये खुले हाथ की है, जॉब करती है, नहीं जी पाएगी वहां पे। तो मैंने उनका रिश्ता मना करा दिया। अभी सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कम है या ज्यादा। लड़की वालों की इनकम तो कम थी, लेकिन एक्सपेंस पर पर्सन ज्यादा था। लड़के वालों की इनकम लड़की वालों से 10 गुना थी, लेकिन एक्सपेंस पर पर्सन कम था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम थी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना हो तो हम एक्सपेंस पर पर्सन को कंसीडर करते हैं या फिर इनकम पर पर्सन को कंसीडर करते हैं, ना कि नेशनल इनकम को। अरे पूरे परिवार की इनकम का क्या करोगे जब तुम खर्चा ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया, छोटा सा पॉइंट है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करना हो तो किसको कंसीडर करोगे, नेशनल इनकम को या फिर पर कैपिटा इनकम को। तो आपका आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। मॉनेटरी पॉलिसी आप सबको पता है क्या होती है, आरबीआई टाइम पर रेट ऊपर नीचे करता है। ऐसे ही अमेरिका फेड की मीटिंग होती है और वो रेट ऊपर नीचे करता है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ये बता देता हूं, और उसका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, ये बता देता हूं। इसी लेसन का पार्ट है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। शायद ये मैंने कल पढ़ाया नहीं था, ये पढ़ा देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है सर, प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया में आरबीआई होता है और अमेरिका में फेड होता है, ठीक है, कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। सर पैसा मार्केट में कितना रखना है, कम करना है कि ज्यादा करना है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा रखना है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है। और क्रेडिट कितना देना है मार्केट में, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के कितने काम है, 3। एक तो मनी सप्लाई, एक इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, एक क्रेडिट कितना रखना है। ये 3 काम होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, आपने याद करना है, पेपर में ऑप्शंस में आ जाएंगे। टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। चौथा काम क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। फोरकास्टिंग ग्रोथ, फोरकास्ट करना ग्रोथ को। और एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये काम नहीं होता, लेकिन ये 5 काम करोगे, ये वाले 5 काम करोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। गरीब गरीब नहीं होएगा और अमीर ज्यादा अमीर नहीं होएगा, इससे कि गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस ना बढ़ जाए। तो ये 5 काम आरबीआई का दायित्व है करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पहला कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन
प्राइस स्टेबिलिटी बाय रेगुलेटिंग मनी सप्लाई। देखो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब मार्केट में मनी एक्सेस हो जाए, मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया। ज्यादा पैसा कैसे आ गया भाई? लोगों के पास पैसा फालतू आ रहा है, तो वो कम कैसे करेंगे? छीन थोड़ी लेंगे। उसका तरीका होता है, इसे पैसा एक्सेस हो गया तो कम करने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, या फिर जो लोन दे रहे हो वो कम कर दो, या फिर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार खर्च करती है, रोड बना रही है, ये सब वो कम कर दो। जब सरकार रोड बनाएगी ही नहीं तो रोड बनाने का पैसा किसको चला जाता है? पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा ही नहीं। तो कोई भी तरीके से मनी एक्सेस अगर मार्केट में हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर इन्फ्लेशन कम करने के 3 तरीके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे, मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं। और जो पैसा उन्होंने लोन ले रखा है उसे वापस पे कर देंगे। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो भी पैसा खत्म हो जाएगा मार्केट से। तीसरा, जो हर महीने इंटरेस्ट दे रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उनके पास से पैसा कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मार्केट में से पैसा कम हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मनी की एक्सेस सप्लाई हो रखी थी, उसे कम करने के लिए इनमें से कौन सा करें? तो उन 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा जिससे मनी की सप्लाई कम हो रही होगी। आपने उसमें टिक लगाना पड़ेगा, और वो जानने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सब चीज समझा रहा हूँ। मनी की सप्लाई अगर एक्सेस हो, उसे कम करना है तो उसके 3 तरीके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोन कम कर दो, और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो। ये 3 तरीके हैं। अगर मनी की सप्लाई कम है, हमें ज्यादा करनी है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लोन बढ़ा दो और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। ये तीसरा तरीका है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो इन्फ्लेशन सर एक सर इतना, अब इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मतलब लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लोन का इंटरेस्ट रेट। हाँ, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग कम लोन लेंगे, और अगर फ्लो कम है तो लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दो तो लोन ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इन्फ्लेशन कम ज्यादा करने के लिए भी यही होता है। जब इन्फ्लेशन को कम करना हो तो मनी की सप्लाई को कम कर दो। लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम कर दो, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो और ग्रोथ बढ़ानी हो तो मनी की सप्लाई बढ़ा दो। क्योंकि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई कम करोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि लोग कुछ खरीदेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं, तो ग्रोथ भी तो रुक जाएगी, जीडीपी भी तो कम हो जाएगी। तो ये सब चीजों को, तो जो अभी मार्केट में अभी बात चल रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो आरबीआई अभी नेक्स्ट जो है रेट कट करने वाली है, मतलब वो यही चीज जो आप पढ़ा रहे हो, यही चीज वो हो रही है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई ना किसी भी वजह से तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगा फिर। नहीं, अभी कंट्रोल में है। हाँ, अच्छा, वो नहीं करेगा। अभी वो बोल रहा है कि पिछली बार भी कम किया था कोई 25 बेसिस पॉइंट, और अभी भी कुछ कर रहा है कि इस बार भी हो रही है तो उसमें करेगा। वो जो आप पढ़ा रहे हो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। वो जब ये आरबीआई कर रहा है ना तो आपको सब चीज समझ में आने लगेगी आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए, तो आपको आज इन्फ्लेशन समझ में आ गया। इन्फ्लेशन कम करने के लिए मार्केट में से मनी सप्लाई कम करनी होती है। इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, तो उससे भी नुकसान है क्योंकि ग्रोथ भी नहीं होगी फिर। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए फिर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। पिछले 3 साल से हम मंदी में आ गए थे, तो मोदी सरकार ने क्या करा है? लोन दो लोन दो लोन दो, लोन ही दिए जा रहे हैं। कोरोना के टाइम पर बहुत बड़ा कर्जा लेके वर्ल्ड बैंक से, और वो मार्केट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से हम मंदी में नहीं फंसे। तो लोग चिल्ला रहे थे मोदी ने इतना बड़ा लोन क्यों लिया क्यों लिया। अरे पढ़ लिख क्यों हो तो पता चलेगा ना। अरे भाई लोन इसलिए लिया, नहीं लेंगे तो मंदी आ जाएगी, सारी बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर लेना जरूरी था उस टाइम पर लोन लिया और वो पैसा मार्केट में डाल दिया तो मंदी नहीं आई। ठीक है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट में इतनी बड़ी अमाउंट डालने के बाद भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर मार्केट में एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन एक्सेस मनी सप्लाई होने के बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं दे रही बीजेपी सरकार। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए, तो हमें समझ में आ गया सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पहला आ गया कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो कंट्रोल इन्फ्लेशन भी हमने लिख रखा, देखो 4th नंबर पे। तो ये टोटल 5 काम होते हैं, लिख लिए मैंने, ये याद कर लेना। उसमें से फिर ये इन्होंने अलग अलग करके भी यही बताया। पहला कंट्रोल इन्फ्लेशन, दूसरा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ भी बढ़ानी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते ग्रोथ को खत्म मत कर देना। फैसिलिट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, कह रहा है इस तरीके से कम करना इन्फ्लेशन को कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। ये नहीं कि लोन खत्म कर दिया तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन भी तो रुक जाएगी। इतनी ज्यादा भी इन्फ्लेशन, इतनी ज्यादा भी लोन मत खत्म कर देना मार्केट में से कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन ही रुक जाए। तो इंटरेस्ट बढ़ाने की जगह आप CRR भी बढ़ा सकते हो, कैश रिजर्व रेशो। अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दो तो गवर्नमेंट बैंक को लोन कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से 5 लाख तो वो CRR के लिए रख देगा, तो बचे हुए 95 लाख ही लोन देगा।
तो मार्केट में कैश कम करने का तरीका ये भी है कि सीआरआर बढ़ा दो। खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही नहीं है, सीआरआर बढ़ाना भी है। कैश रिजर्व रेशो, वो पैसा जो बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर आ सकता है पेपर में। व्हाट इज सीआरआर? तो आप बोलोगे वो पैसा जो बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशो, खाली इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, लिख लीजिए अपने पास। थर्ड, रेगुलेट लिक्विडिटी। इन्फ्लेशन कम करने के चक्कर में तुमने सारे पैसे तो मार्केट से खींच लिए, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बची। इतनी भी कम मत कर देना कि लिक्विडिटी ना बचे, लोगों के पास में पैसे ही ना बचे। अगर लोगों के पास में पैसे नहीं बचे तो मंदी आ जाएगी। मैनेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड मनी इन द इकोनॉमी। इस तरीके से मैनेज करना कि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, लिक्विडिटी भी कम ना हो, ग्रोथ भी बढ़ती रहे। भैया इतने सारे काम कैसे होंगे? अगर इन्फ्लेशन कम करूंगा तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बस यही तो काम आरबीआई का है कि चारों चीजों का ध्यान रखना है। इसी के लिए वो क्या पढ़ता है? इकोनॉमिक्स। और ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। मेंटेन एक्सचेंज रेट एंड स्टेबिलिटी। अगर आपकी ग्रोथ कम हो गई ना तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, रुपये का रेट कम हो जाएगा। ये भी आप ही का काम है, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी चेक करना। और एनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मार्केट में प्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन किसी वजह से भी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो इतना भी ज्यादा इन्फ्लेशन के चक्कर में मत पड़ जाना कि सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट ही रुक जाए। अब ये जो ट्रंप ने करा ना टैक्सेस बढ़ाने का काम, इससे सारे काम होने वाले हैं। प्रोडक्शन रुक जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी अमेरिका में, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ये तीनों दिक्कतें होने वाली हैं और इसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी। अमेरिका की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। और अब इन चीजों से निकलने के लिए फेड को रेट काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा रेट काटना पड़ेगा और जल्दी काटना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फेड वाले मार्केट में पैसा डाल लें, क्योंकि ये बहुत गलत कर दिया ट्रंप ने जो किया है। टैक्सेस बढ़ा के तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी मार्केट में। मार्केट 500 पॉइंट गिफ्ट 50 और डाउन दिखा रहा है कल मंडे के लिए। चलिए ये 5 पॉइंट अच्छे सर कल की ही आपकी बात है, सर कल की आपकी बात है, जैसे आप बोल रहे थे कि फार्मा में टैक्स नहीं लगाया, और आज ही न्यूज आई है कि उसने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं अब टैक्स लगाने जा रहा हूँ, ऐसा लगाने जा रहा हूँ जो इससे भी ऊपर है। अरे वो डरा रहा है, कुछ नहीं करेगा और लगा देगा। है पागल ही, कुछ भी कर सकता है वैसे तो, लेकिन सही डिसीजन नहीं होगा अगर वो लगाएगा। उसे ये टैक्स जितना उसने लगा दिया इतना भी नहीं लगाना चाहिए था। ये पागल है, थोड़े दिनों में वापस लेगा, देख लेना, वरना अमेरिका बर्बाद हो जाएगा नहीं लेगा तो। सर आज मैंने कहीं पे पढ़ा कि ये जो टैक्स लगाया है ट्रंप ने, इससे उसकी जीडीपी में 2.3% बढ़ोतरी होगी। जीडीपी में बढ़ोतरी तो होगी ना। देखो 100 रुपए की चीज बिक रही थी अब 130 की बिकने लगेगी तो जीडीपी क्या होती है? सेल वैल्यू। जो चीज पहले 100 रुपए में बिक रही थी अब 130 में बिकेगी तो जीडीपी तो बढ़ी गई ना। लेकिन प्रॉफिट कम हो गए, प्रोडक्शन कम हो गई, ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ की देखो, ओवरऑल तो जीडीपी बढ़ेगी लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी। जीडीपी और ग्रोथ दो अलग अलग चीजें हैं। बट सर टैक्स लगाने का मतलब तो ये है ना कि उनको अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है या प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। जब अमेरिका ने 100 से 130 कर दिया तो क्या चाइना नहीं करेगा? 100 से 130 कर दिया उसने तो आज उसने भी क्या 34% टैक्स लगा दिया मैंने अमेरिका पे। अब प्रोडक्शन अपने यहाँ करनी है। अमेरिका में रॉ मटेरियल है कहाँ? रॉ मटेरियल तो इंडिया से और चाइना से और जापान से ही खरीदना है। उन्होंने भी टैक्स लगा दिया, फिर कहाँ से ग्रोथ आ जाएगी? कुछ नहीं होएगा, थोड़े दिनों में वापस लेगा ये, देखना। ये तो वाइस वर्सा ही हो गया, इधर करेगा तो उधर से वहाँ तो सर फेड और ये यूएस दोनों अलग अलग है ना, वहाँ दोनों एक साथ कंट्रोल। तो फेड ने तो पावल जी ने तो मना किया था कि नहीं करो, वो बात नहीं मान रहा। ये ट्रम्प पागल है, कुछ नहीं है। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसने अब मार्केट गिरा के कमा लिया होगा, थोड़े दिनों में से वापस लेके फिर कमा लेगा, बढ़ती हुई मार्केट में भी कमा लेगा। इसे तो हटा देना चाहिए, इसे बैन कर देना चाहिए बस। लेकिन क्या करें, ट्रम्प है ना, इसके खिलाफ कौन जाएगा? हमारी सेबी होती है, सबसे पहले से बैन करती है। शेयर मार्केट में काम करेगा, आजा। चलिए सर ट्रंप के ऐसे कोई एडवाइजर नहीं है क्या सर जो उसको सही गाइडेंस दे? ट्रम्प बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इंडिया में उसकी बहुत प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टेक है उसका, ट्रम्प का। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में भी उसका स्टेक है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ट्रम्प। एडवाइजर लाइन है उसके पास, एडवाइजर होगी, लेकिन उसके पास पावर है, जो मर्जी कर सकता है, वो कर रहा है। उसके दोस्त सब है, सब उसके कर रहे, वो सुनता नहीं किसी की।
उसके दोस्त की टेस्ला भी बिल्कुल सर 50-60% गिर गई। हाँ हाँ, वो सुनता नहीं है किसी की। अब टेस्ला वाला उसे फाइनेंस करता है, अब वो बोलेगा भाई तू पागल है क्या, मुझे बर्बाद करेगा क्या, चल इसे वापस ले, तो वो ले लेगा, क्योंकि टेस्ला के बिना तो उसकी गवर्नमेंट ही नहीं चल पाने की, सारा फाइनेंस वही देता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी को आपको ढंग से बताने जा रहा हूं क्या होती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सर ऐसी पॉलिसी जिसमें आप मनी की सप्लाई को बढ़ा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, तो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि आप इंक्रीज करते हो मनी की सप्लाई। तो जब आपको कब आप, दो तरह की पॉलिसी होती है सर, एक मुझे मार्केट में एक्सपेंड करना है, एक मुझे मार्केट में से पैसा निकालना है। तो जब इंक्रीज करना हो पैसा तो कैसे कैसे कर सकते हो, उसके तरीके बता रहा हूं। पहला, रेपो रेट डिक्रीज कर दो। डिक्रीज, यानी रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है, रेपो रेट की फुल फॉर्म देखो जरा क्या है, वो रेपो रेट की मीनिंग देखो जरा, मैं ही देखता हूं। लोन देता है बैंकों को। हाँ, थोड़ा इसमें अच्छे से समझाना चाहते हैं तो मुझे भी पता है। रीपर्चेज रेट इज द रेट, हाँ इसकी फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज रेट, ये आपने याद करना है। हाँ, तो हम आ गए अब रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आएगी पेपर में, री परचेज रेट। ये वो रेट होता है कि जब कोई बैंक अपना बॉन्ड किसी आरबीआई को बेचता है कि सर मुझे लोन दे दो, तो एक रेट चार्ज करता है आरबीआई, ठीक है मैं तुम्हारा बॉन्ड खरीद लूंगा, इतने % पे खरीद दूंगा। तो वो जिस परसेंटेज पे, जिस डिस्काउंट पे वो बॉन्ड खरीदता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। अगर आप वो रेपो रेट कम कर दो तो बैंक को ज्यादा पैसा मिलेगा। मान लीजिए पहले आप 1000 रुपए का बॉन्ड था और आरबीआई कहता था भैया मैं तो 5% काट के 950 रुपए दूंगा, लेकिन मान लो आरबीआई कहने लगे चलो मैं 950 की 970 रुपए दूंगा, रेपो रेट डिक्रीज कर दिया उसने, 5% 3% कर दिया, तो बैंक को पैसा ज्यादा मिलेगा। और जब बैंक को पैसा ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा लोन देगा, और ज्यादा लोन देगा तो मार्केट में ग्रोथ आएगी। यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में आप रेपो रेट को डिक्रीज कर सकते हो। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जब आरबीआई अपना बॉन्ड बेच रहा हो और हम खरीद रहे हो, तो एक रेट होता है, वो वाला रेट भी अगर वो डिक्रीज कर दे तो उससे भी हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो रेट कम कर देगा तो हमारे को, हम जो है कम पैसे देके वो बॉन्ड को पेमेंट कर पाएंगे। तो रिवर्स रेपो रेट, इसको भी जरा अच्छे से एक बार सर्च कर देता हूं इसकी मीनिंग। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया 3.35, दिस इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरोज शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब की बार आरबीआई ने हमसे पैसा लेना है तो वो किस % पे लेगा? तो अगर मान लो वो % कम कर देगा आरबीआई, अब दो बातें हैं फिर से समझ लो, फिर आप समझ नहीं पाओगे। आरबीआई हमें दे रहा था 3% का इंटरेस्ट, आरबीआई कह रहा है मैं 2% दूंगा। जब आरबीआई कह रहा है कि मैं 2% दूंगा, हम उसे लोन देंगे ही नहीं, हम उस पैसे को कहां देंगे? मार्केट में। तो अगर आरबीआई जो इंटरेस्ट हमें दे रहा है वो कम कर देगा, उसकी वजह से भी हम आरबीआई को पैसा देना बंद कर देंगे और वो पैसा मार्केट में चला जाएगा। उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। और दूसरे केस में क्या था? आरबीआई हमसे 3% ले रहा था, वो कह रहा मैं 2% ले लूंगा, उस केस में हम आरबीआई से ज्यादा पैसा ले लेंगे और मार्केट में डाल देंगे। मतलब रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों चीजें के रेट कम करने से ही पैसा बढ़ेगा मार्केट में। किस किस को कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलो अब ये क्वेश्चन पेपर। सर, हाँ बोलिए सर एक बार फिर बताइए सर रेपो रेट का विषय में। अच्छा फिर से बताऊं? जी सर। चलिए बता देता हूं। शर्मा जी, रेपो रेट का मतलब होता है कि हम आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हैं और वो हमसे कुछ एक ब्याज चार्ज कर रहा है। अगर वो ब्याज कम चार्ज करेगा तो हमसे ज्यादा पैसा उधार लेके मार्केट में डाल देंगे। समझ में आ गया? शर्मा जी समझ में आया? अनम्यूट कीजिए शर्मा जी। शर्मा जी का टेक्निकल एरर आ गया शायद, उनको मेरी क्लास अभी पाउज हो गई होगी। तो फिर क्या समझ में आएगा, क्या समझाएं? शर्मा जी आप, कवरेज नहीं है सर उनके यहाँ, लगता है कवरेज की प्रॉब्लम है। रोजाना ही होती है। शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे अब शर्मा जी आज भी। तो रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई हमसे चार्ज कर रहा है, और अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो हम आरबीआई से ज्यादा पैसा उठाएंगे और मार्केट में डाल देंगे। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो हम आरबीआई से चार्ज कर रहे हैं और आरबीआई हमें दे रहा है, लेकिन अगर वो अपना जो इंटरेस्ट हमें दे रहा है उसे कम कर देगा तो हम उसे लोन देंगे, हम उसे पैसा देंगे ही नहीं। वो हमसे लोन मांग रहा है और उसमें हमें इंटरेस्ट दे रहा है और वो कह रहा है मैं तो कम दूंगा, तो हम तुझे पैसा देंगे ही नहीं और वो पैसा हम मार्केट में डाल देंगे, अपना पैसा। तो दोनों केस में अगर रेट कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा जाएगा। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा वो समझ लीजिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा, अच्छा बताओ रिवर्स रेपो रेट के केस में कौन किससे पैसा लेता है? फर्स्ट ऑप्शन, बैंक आरबीआई से लेते हैं रिवर्स रेपो रेट के केस में। बताइए सही या गलत? सही है सर, सही है। सही है, सही है। सही है सर, सही है। आरबीआई का बॉन्ड होता है सर, वो बैंक लेता है सर। तो कौन लेता है पैसा? बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं क्या उसमें? आरबीआई बैंक से लेता है। गलत है ये। रिवर्स रेपो रेट के केस में आरबीआई बैंक से लेते हैं। और वो बैंक से कहता है मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हें उस पर ब्याज दूंगा। पेपर में यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, गलत मत करके आना। रेपो रेट के केस मतलब यही हुआ सर कि वो आरबीआई का बॉन्ड है, बैंक ने लिया तो उसके बदले में पैसा दे दिया और उसका ब्याज हो गया, यही हुआ। तो रेपो रेट में हो गया कि बैंक का जो है अपना बॉन्ड है, बैंक का बॉन्ड आरबीआई लेता है, खरीद लिया। 5% पे ले रहा था, अगर मान लो उसे कट कर दिया तो बैंक को फायदा हो गया, अगर उसने बढ़ा दिया तो बैंक को नुकसान हो गया, कम पैसा मिला। पेपर समझ में गए? क्वेश्चन ये आएगा, रेपो रेट के केस में कौन किससे पैसा लेता है ये बताओ। तो रेपो रेट के केस में कौन किससे लेता है जरा बताओ। बैंक लेता है आरबीआई से। बैंक आरबीआई से लेते हैं। वेरी गुड। बैंक्स डिस्काउंट्स देयर बिल विद आरबीआई, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। आरबीआई डिस्काउंट देयर बिल फ्रॉम द बैंक, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसे अच्छे से याद करके जाना, समझ के जाना। पेपर में कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा और गलत ही करके आते हैं सब। अब अगर वहां गलत कराओगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैंने आज समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, दूसरा तरीका क्या है सर मार्केट में पैसा बढ़ाने का? सीआरआर कम कर दो। उसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब वो पैसा जो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। सर बैंक की कैपिटल 1000 करोड़ थी, ठीक है भैया, इसका 1% तुझे रखना पड़ेगा। 1000 करोड़ का 1% 10 करोड़, तो बैंक को 10 करोड़ अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा। अगर हम वो कम कर दें कि भाई 10 करोड़ की जगह 5 ही करोड़ रख लियो, तो बचे हुए 5 करोड़ को क्या करेगा? वो मार्केट में डाल देगा। तो यानी कि कैश रिजर्व रेशो कम करने से भी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही होता है एसएलआर रेशो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। सर लॉ ने बोला उसे, स्टेचुरी का मतलब लॉ ने बोला इतना पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो अगर वो भी कम कर दोगे तो वो भी फ्री हो जाएगा, पैसा वो भी मार्केट में जाएगा। ओपन मार्केट परचेज ऑफ बॉन्ड जो आरबीआई ने कल ही करा है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई ने 50,000 करोड़ का कल किया। 50,000 करोड़ का 1 महीना पहले किया था। वो मार्केट में सप्लाई बढ़ा रहा है मनी की। आपने न्यूज सुनी भी होगी, कल किया 50,000 करोड़ का या 50 लाख करोड़ का किया शायद। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे ही बोल रहे हैं ओपन मार्केट परचेज। आरबीआई ने बैंकों के बॉन्ड खरीद लिए, तो इससे क्या होगा? बैंकों के पास पैसा आ जाएगा और वो मार्केट में डाल देंगे। तो शायद समझ में आ गया होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे हो सकती है। और जो दूसरे वाली है ना कॉन्ट्रैक्टरी, वो इसकी उल्टी है, वो अपने आप पढ़ लेना। इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं आपको समझा चुका हूं, अपने आप पढ़ लेना। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी के और टूल क्या हैं? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ये इसका एक टूल हो गया। हायर रेपो रेट रिड्यूस द मनी सप्लाई, लोअर रेपो रेट इंक्रीज द मनी सप्लाई। ये कॉन्ट्रैक्शनरी है और ये एक्सपेंशनरी है। पेपर में क्या आएगा? हायर रेपो रेट। बताओ क्या है? तो आप बताओगे कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब हायर रेपो रेट होगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी कि आप आंसर दोगे कॉन्ट्रैक्शनरी। दे दोगे? रख लेंगे सर। वेरी गुड, रट लो अच्छे से। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट भी रट लेना, कैश रिजर्व रेशो भी रट लेना और एसएलआर भी रट लेना, मैंने समझा दिया है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ओपन जो अभी आपने सीआरआर बताया, वो क्या चीज है? मतलब क्या रिजर्व क्या रखना होता है उसमें, बस क्यों रखना होता है? 5% है वैसे इस टाइम आजकल सीआरआर रेशियो।
कि कम मार्केट में वो एसबीआई मतलब कोई भी बैंक को मान लीजिए और उसने लोगों से जितना भी डिपॉजिट ले रखा है उसका 5% तो हर टाइम अपने पास रखना पड़ेगा, कि अगर मतलब टोटल डिपॉजिट का 5% अगर कभी कोई मांग ले तो दे दे, ये ना कहे मेरे पास पैसे नहीं है। और 5% कोई मांगता नहीं है ऐसे एकदम से, क्योंकि करोड़ों रुपए की अमाउंट बन जाती है, तो उसे 5%। मतलब एक बैंक के पास 100 कस्टमर है, उसमें से वो 10 का पैसा रखेगा, 90 का लगा देगा मार्केट में। वो ये मानेगा कि 10 बंदे कल को आएंगे तो मैं दे दूंगा, 11वां तो आएगा नहीं, 11 इकट्ठे तो आएंगे नहीं। मतलब यही होता ना। हाँ, अगर उसने टोटल मान लीजिए आपकी आपके शहर की कोई ब्रांच है और उस ब्रांच किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 10,000 जमा करके मान लीजिए 100 करोड़ जमा कर दिए, तो बैंक को 5 करोड़ का कैश हमेशा रखना पड़ेगा अपने पास, कि अगर सारे पैसे निकालने कोई आ गए तो 5 करोड़ तक तो हम दे ही दें। और अगर मान लो 2 करोड़ से ज्यादा आ गए तो कोई टेंशन मत लो, वो आपको 2 मिनट कहेगा कि भैया कैश खत्म हो गया, 15 मिनट रुको, और बराबर वाली एसबीआई की ब्रांच में निकाल के ले आएगा और पैसे दे देगा। और अगर उसके बाद भी पैसे कम पड़ गए तो फिर सेंट्रल बैंक में जाएगा, वहां से पैसे निकाल के लाएगा, आपको दे देगा, आप नहीं रोकेगा। लेकिन 5% तो से अपने बैंक उस ब्रांच में आइटम रखना पड़ेगा, ये कैश रिजर्व रेशो बोलता है। ऐसे ही स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर वो रेशो होता है सर, इतना पैसा उसे अपने पास रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब कैश रिजर्व रेशो तो बोलता है कैश में रखना पड़ेगा, और एसएलआर बोलता है इतना पैसा को कैश प्लस छोटे मोटे डिपॉजिट्स के रूप में दूसरे बैंकों में रखना पड़ेगा, कि अगर तुम्हारा कैश रिजर्व रेशो वाला पैसा खत्म हो गया तो एसएलआर वाला लेकर आना और अपना कैश की पेमेंट कर देना। तो एसएलआर रेशो सीआरआर से थोड़ा ज्यादा ही होता है। सर जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे बैंक में आदमी पैसे निकालने जाता है तो ऐसे में तो बैंक कह देता है कि अभी बैंक में पैसे नहीं है, अभी कैश नहीं है, अगले दिन आइएगा। तो फिर ऐसे में क्या बात बोलता है बस, अगले दिन होता है फिर शायद। अगर ये अगले दिन बोल रहा है तो गलत कर रहा है। आरबीआई के रूल के हिसाब से स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो आपके पास हर टाइम होना चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा। आप वहां पर चेक प्रेजेंट करो और चेक प्रेजेंट करने पे उससे को लिख के दे इस पे कि आज पैसा नहीं है कल मिलेगा, वो लिख कर नहीं देगा आपको। जी सर, सैलरी होगा तो वो ऐसा कर सकता है, बाकी प्राइवेट तो नहीं करते। आपके पास कहीं भी कभी भी कैश नहीं खत्म होना चाहिए, आरबीआई का रूल है ये। आप कभी भी कोई चेक डिसऑनर नहीं कर सकते इस वजह से कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बैंक पे पेनल्टी। सर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है सर, कभी नहीं हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन 50 करोड़ निकाल के देखो, आपको एकदम मना कर देगा। दिक्कत ये है ना सर पोस्ट बैंक में तो असर होता है सर। पोस्ट बैंक जो इंडिया पोस्ट बैंक है उसमें तो पैसे क्या हमेशा कभी, जब आप पहले बताओगे कि हाँ इतने पैसे चाहिए तब वो पैसे लगवाता है, तब देता है फिर आपको। हाँ, छोटे छोटे जितने बैंक है उनके पास कैश की शॉर्टेज रहती है। आप इंडियन ओवरसीज बैंक में चले जाओ, 10 लाख रुपए निकाल लो, होते ही उनके पास, सरकारी बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत छोटा बैंक है, उसके डिपॉजिट्स बहुत कम है, तो अपने डिपॉजिट के हिसाब से 5% कैश रखता है अपनी ब्रांच में। अब 5% होता है उनका 2-4 लाख रुपए, उनकी डिपॉजिट ही 1 करोड़ के हैं बस पूरी ब्रांच के, तो 2 लाख रुपए ही रखता है। 10 लाख निकालने जाओ तो कहता है सर 1 घंटा लगेगा, निकाल के लाऊंगा। फिर एसबीआई जाते हैं, निकाल के लेके आते हैं, तब देते हैं पैसे। इसलिए मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक में से अपना अकाउंट बंद किया। पैसे नहीं होते, मुझे रोज 10 लाख की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने सर आरबीआई भी अभी चिंतित हो गए थे कि बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम हो रही है, क्योंकि पैसा जो है म्यूचुअल फंड और इक्विटी में जा रहा है। आरबीआई सारे बैंक को मर्ज कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। विजया बैंक भी पीएनबी में चला गया, प्रथमा बैंक भी, और बहुत सारे बैंक पीएनबी में चले गए। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सबके सब एसबीआई में चले गए हैं। बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं। पढ़ना स्टार्ट करें। बीच बीच में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट तो सबसे ज्यादा होता है, पढ़ाई कम। सर ये रूल्स एनबीएफसी को भी लागू होते हैं या खाली बैंकों के लिए है? एनबीएफसी तो डिपॉजिट ही नहीं ले सकती। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो खाली लोन दे सकती हैं, डिपॉजिट ना लेती। जब उन्होंने आपसे आपने वहां पैसे जमा ही नहीं करे तो निकालने कैसे जाओगे? कौन सी एनबीएफसी जो पैसे जमा करवा लेती है? नहीं, अभी जैसे ये बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये तो कहाँ पैसे जमा होते हैं? एफडी है ना, वो एफडी अलग चीज है। एफडी थोड़ी पैसे लोगे आप, एफडी थोड़ी मांगने जाओगे, एफडी तो टाइम पर ही मांगोगे।
ये है, यहाँ पर होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट खोल के जो पैसा डाल रखा है, अच्छा करंट अकाउंट के पैसे को डिपॉजिट बोला जाता है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को नहीं हम कह रहे यहाँ पर, एफडी को नहीं कह रहे। एफडी के लिए तो 3 दिन मांगते ही हैं। आप बजाज फाइनेंस या किसी बैंक में जाओ, एफडी तोड़नी, सेम डे पैसा मिलता ही नहीं, तो 3 दिन मांगते ही है। वो तो है ही पहले आपका एफडी है, वो तो कोई 1 दिन की थोड़ी है एफडी। 1 साल की, 2 साल की। आप टाइम से पहले आओगे पैसे मांगने, कैसे मिल जाएंगे? टाइम पर करोगे तो आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे पैसे, निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अगर आप टाइट कर दोगे, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो रिड्यूस मनी सप्लाई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये समझा चुका हूं। ऐसे अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, कैन लीड द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अगर चेक नहीं करोगे तो। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या सर? इंटरेस्ट कम कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी और ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो बोरोइंग कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी और ग्रोथ डाउन हो जाएगी। सब चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट का अपने आप समझ लेना, एक्सचेंज रेट अपने आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। केस स्टडी में समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में समझा रहा हूँ, ओरिजिनल है, चल ध्यान समझिएगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मान लीजिए इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ा देगा और सीआरआर टू रिड्यूस, सीआरआर भी बढ़ा देगा, रेपो रेट भी बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो खर्चा कहां से करोगे? जब खर्चा ही नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, आरबीआई ने रेज कर दिया रेपो रेट ड्यूरिंग 2013। इन्फ्लेशन कम करने के लिए 2013 में आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, रेज कर दिया था, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई थी। ड्यूरिंग स्लो डाउन, आ जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट भी कम कर दिया था, सीआरआर भी कम कर दिया था, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाए। किस टाइम पर? कोविड-19 के केस में आरबीआई रिड्यूसेस रेट्स कोविड-19 के केस में, और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर रहा है, क्योंकि वो कोविड वाली ही तो चल रही है अभी तक। स्लो डाउन, उससे निकलने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर रहा है, पैसे भी डाल रहा है रोजाना मार्केट में। 50 लाख करोड़ डाल ले, कल ही 1 महीना पहले भी 50 लाख करोड़ डाल लेते। आगे आ जाओ, समझ में आ गया? सर आ गया। एक चीज बता अभी रहा था, तक आज भी सर मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, कैश फ्लो नहीं है मार्केट में अभी। हाँ, कैश मार्केट में बहुत शॉर्ट है, मंदा चल रहा बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है अभी। है, लेकिन कर रहे हैं काम। देखो, इस जो कैश शॉर्ट है ना, ये अमेरिका वाले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, फेड के रेट बढ़ा दिए, उसकी वजह से हुआ है। फेड ने अपना रेट 2% से बढ़ा के 4% कर दिया, इसकी वजह से लिक्विडिटी शॉर्ट हुई। अरे 2% बहुत ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट डबल कर दिया उसने, 2% से 4%, 25 पैसे से कई लाख करोड़ की लिक्विडिटी कम हो जाती है। उसने सीधे 2% से 4% कर दिया, इसलिए लिक्विडिटी कम हुई है। अब भैया इतना पैसा इंडिया के पास नहीं है कि फेड की लिक्विडिटी पूरी कर दे, फिर भी कर ही रहा है ना। 50 लाख करोड़ के बॉन्ड आज खरीद लिए, 50 लाख करोड़ के पिछले महीने खरीद लेते, और भी खरीद लेगा आगे। वर्ल्ड बैंक से लोन लेके भी मार्केट में डाल दिया, लोन भी बांट रहे हैं मोदी जी, आ जाओ जो मर्जी आ जाओ, लोन ले लो, कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई क्वेरी बताइए। सर आप मैं ये बोल रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, हाँ बोलिए रेखा। चाइना के स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद सिर्फ 2021 में थोड़ा सा ऊपर गया है सर, उसके बाद से आज तक ऊपर नहीं गया। वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही ना, वहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, ग्रोथ भी कम हो गई है, और प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे वो चाइना वाले। उनकी फैक्ट्रियां बहुत टाइम तक बंद रही थी, और जब चली भी है ना तो अभी तक वहाँ काम नहीं हो पा रहा। और अब अमेरिका ने 34% का टैक्स लगा दिया, हम तो फिर भी कर पा रहे हैं काम। देखो, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन होने का फायदा क्या है कि सब प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं वो। अगर उन्हें कोई भी चीज बनानी है ना, सस्ती लेबर है वहाँ पे, फट से काम हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने गड्ढा खुदवाना है, तो अमेरिका में खुदवाओगे ना तो लेबर कहेगी भैया मैं तो 50,000 रुपये रोज लूंगी, क्योंकि वहाँ सारे पढ़े लिखे हैं, लेबर तो वहाँ मिलती ही नहीं। अमेरिका में अगर गटर साफ करना होता है ना तो वहाँ लेबर ही नहीं है, हम इंडिया से बुलाए जाते हैं, चाइना से बुलाए जाते हैं। गटर साफ करने के लिए जो लेबर चाहिए वो छोटी देशों से बुलाई जाती है। छोटे देशों में नाम बताऊं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बर्मा, कनाडा, ये लोग जाते हैं और गटर साफ करते हैं। अमेरिकन जो खुद हैं वो अमीर हैं, वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। वहां पर कपड़े नहीं धुलाए जाते। अमेरिकन कहते हैं यार कपड़े धो के क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर पानी खरीदना पड़ता है, पानी तो है ही नहीं अमेरिका में। अमेरिका में पीने का, कपड़े धोने का पानी नहीं है। पानी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा महंगा है वहां पे, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है, पानी महंगा है। तो क्या होता है कि कपड़े नहीं धुलते, अमेरिका वाले कपड़े नहीं धोते। वो क्या करते हैं, एक कपड़े को 2 या 3 बार पहनते हैं, उसके बाद उसे फेंक देते हैं।
कहेंगे इसे धोएंगे इतने में तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पानी बहुत नहीं सर, इंडिया आ जाते हैं, और फिर इंडिया में आ जाते हैं। फिर वो पुराने कपड़े इंडिया, पाकिस्तान और ये छोटे छोटे जो देश है, गरीब देश, यहाँ पर आके बिक जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो कपड़े बिकते हैं, यहाँ आते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं गया कहीं घूमने के लिए, तो वहां पर हमारा स्विमिंग पूल जाने का प्लान बन गया, कपड़े में लेकर नहीं गया था। स्विमिंग पूल वाले ने कहा भैया निक्कर पहन के आओगे तो जाने देंगे, लोअर पहन के नहीं जाने देंगे अंदर। मैं कहा यार मैंने टिकट लिया 1200 रुपए का और मुझे स्विमिंग पूल में ही नहीं जाने देगा तो मेरा टिकट तो बर्बाद हो जाएगा। कह रहा घूम लो। मैं कहा पार्क घूमने थोड़ी आया हूँ, मुझे नहाना भी है। तो मैंने क्या किया, वहीं बाहर ना सेल लगी थी 100 रुपए में निक्कर, बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी, मैंने ले लिए 100 रुपए में। उसमें मुझे 5 यूरो का सिक्का मिला, उसकी जेब में मुझे 5 यूरो मिले। इसका मतलब क्या है कि वो निक्कर जो थी, वो शॉर्ट्स जो थे, वो किसी ने पहने थे, पहनने के बाद उसमें सिक्का भी रखा। सिक्का रखने के बाद उसको वो भूल गया और वो बिक गया और वो इंडिया आया और इंडिया में मैंने खरीदा। फिर मुझे तो सिर्फ एक बार पहनना था, तो मैंने अपना पहन के वो 100 रुपए का अपना उसमें नहा धो के वहीं छोड़ा है। लेकिन वो सिक्का लिया है, वो सिक्का मेरे पास आज तक है, मैंने बच्चों को दे रखा है, क्योंकि नई चीज है, यूरो कहाँ देखने को मिलता है हमें, मैंने बच्चों को दे दिया। 5 यूरो पड़ा है मेरे पास अभी भी। चलिए तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन पूछे, हम टॉपिक से भटक जाते हैं। सर ये आप बोल रहे हैं ना, एक गवर्नमेंट पैसा डाल रहा है मार्केट में, वो उसका मतलब क्या है, वो कैसे डालता है, वो वांट टू अंडरस्टैंड मोर। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब बैंकों के बॉन्ड खरीद रहा है। बैंक्स के बॉन्ड खरीदेगा, बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा। अगर बैंक्स के पास पैसा आ गया, जिस पैसे पे वो ब्याज भी दे रहा है, तो बैंक्स तो ब्याज कमाने के लिए पहले ब्याज पे पैसा चढ़ाएगा। तो बैंक अब क्या करेगा, लोगों को ज्यादा लोन दे देगा। अब जब बैंक लोगों को ज्यादा लोन देगा तो मार्केट में जाएगा पैसा, और लोगों को लोन मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे, फैक्ट्रियों में पैसा जाएगा तो फैक्ट्री में काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बनेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। तो जो गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा जाएगा। थैंक यू सर, क्लियर। क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसी क्वेरी आती रहेंगी। और जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज देखिए कितनी बढ़ रही है। और हर जगह अगर आप मेरे से सिंपल मिलने आ जाओगे ना, सर ऐसे ही मिलने आ गए थे, तो भी मैं जब आपसे बात करूंगा ना, तो मेरे आदत है हर चीज में प्रैक्टिकल एग्जांपल डाल देने की, और उससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। मेरे पास और मेरे छोटे भाई के पास ना पूरे दिन लोग बैठे रहते हैं ऐਵੇਂ ही, बस यार आए थे मिलने, बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास आएंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगी। हम पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं। अगर किसी दिन आप मेरे छोटे भाई से मिल लिए ना, कहोगे सर आप तो आपका भाई तो आपसे ही बढ़िया है, वो मेरे से भी बढ़िया बातें करता है, नॉलेज नहीं है उसे, लेकिन बातें बहुत बढ़िया करता है। मैं ही बैठा रहता हूँ उसके बाद 2 घंटे, मैं कहा मुझे भी बता, तू बातें बहुत बढ़िया करता है, मैं उससे सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। चलिए हम 2 ही भाई हैं, बस आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आप पढ़ लेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब आप कर लेंगे, ये करके लाने हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए होमवर्क कम कर दिया, क्योंकि और पढ़ाऊंगा तो फिर होमवर्क और हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहा हूं। ग्लोबलाइजेशन वैसे आपको सबको पता है क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूं। पहले हम क्या करते थे, मान लो इंडिया का बंदा है, तो वो बस इंडिया में ही बाय करता था, इंडिया में ही सेल करता था। अब जरा ध्यान से समझो, गोबर, मुझे बताओ गोबर इंडिया में सस्ता होगा क्या अमेरिका में? इंडिया में सर। कभी अमेज़न पे जाना और वहां पे सर्च करना काउ डंग, काउ डॉक्स सर्च करना। काउ डॉक्स है क्या हिंदी में? गोबर के। अगर कोई जानता होगा क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। गाय जो गोबर करती है उसे गांव की औरतें हाथ से उठा के और ऐसे ऐसे करके उसका गोला सा बना देती हैं और फिर उसे सुखा देती हैं। सुखाने के बाद वो बिल्कुल मतलब सूख जाता है, सूखा हो जाता है, फिर उसे चूल्हे में जलाने के काम आता है, उसके ऊपर खाना बनता है ना। आप लोगों ने भी कभी पूजा में यूज किया होगा, हमारे यहाँ तो सर आजकल बड़े महंगे बिक रहे हैं सर। हाँ, अब बताओ वो है क्या? गाय ने कहीं पर गोबर कर दिया, वो कल तक सूख जाएगा अपने आप, फिर उसे उठा के बेच दो। कितने का? 500 रुपए के 4। तमिल मतलब इंडिया में भी बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही, इंडिया में भी बिकते हैं।
बैंगलोर वाले लोग लेते हैं, बैंगलोर में गाय तो मिलती नहीं देखने को, गोबर तो मिलता ही नहीं, और पूजा में यूज होता है। अब जो बैंगलोर वाले कलकत्ता के लोग होते हैं वो होते हैं थोड़े से पागल दिमाग के, वो क्या है मतलब वो होते हैं वो भगवान में करे किए कराए में थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं। मतलब अगर मुझे इस पे वशीकरण करना है तो पहले मुझे गोबर चाहिए, अब गोबर तो मिल नहीं रहा, तो फिर वो अमेज़न से मंगाते हैं 500 रुपए के 4। कोई गांव वाले नहीं करे होंगे, वो अपनी भैंस के। और अभी 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 मैं एक के पास गया था, मान लो तो ये काऊ डंग की बात कर रहे हो, ये और लकड़ी जो होती है सर, आज वो जो हवन करने के लिए उसके पैकेट बने हुए थे 60 अरे रुपए मैं के, रोज लकड़ी हवन कर थी। रहा हूँ भैया, मैं जो रोज हवन कर रहा हूँ वो पैकेट खरीद के ला रहा हूँ, मैं दिखाऊं वही दे के? हाँ भाई हमारे नवरात्रों में 9 के 9 दिन हवन होता है, तो अब हाँ जी, आम की लकड़ी और महंगी भी मिलती है और वो सूखी भी नहीं होती, सूखी हुई लकड़ी के पैकेट आ रहे हैं पैक्ड हुए हुए, पैक तो मैंने वो देखे, मैं उस पर और उससे हवन कर रहे हैं हम रोजाना, और बढ़िया जलती हैं। छोटा सा हवन करना होता है, हमें जल्दी जल्दी जल जाती हैं, क्योंकि मुझे मार्केट भी देखनी होती है, आधे घंटे में हवन हो जाता है। वो आम वाली लकड़ी तो जलने में आधा घंटा ले लेती है। तो समझ रहे हैं? तो भैया ये सब चीजें चल रहा है। तो पहले क्या होता था, इंडिया की चीज इंडिया में ही बिकती थी, तो अमेरिका वाले को अगर गोबर खरीदना होता तो बेचारा 50,000 रुपए में गोबर ही मिलता था। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में भी बिकेगा, अमेरिका प्रोडक्ट इंडिया में भी बिक सकता है। इसके लिए सारी गवर्नमेंट ने आपस में हाथ मिलाया, ट्रांसपोर्टेशन बनाई कि भैया अगर मुझे अपने यहाँ से गुड्स भेजना है तो मैं ऐसे भेजूंगा, रूल्स बनाए कि इंपोर्ट ऐसे होगा, एक्सपोर्ट ऐसे होगा, ऑनलाइन ले गए सारे प्रोडक्ट को, उसे लोगों को समझाया कि तुम अमेरिका से खरीद सकता है, तू चाइना से खरीद सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि सारे देशों के बीच में एक बड़ी मार्केट को तैयार करना, उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होने से बहुत नुकसान हुआ सर। मैं अपना गोबर 50,000 रुपए में बेचता था, साला ग्लोबलाइजेशन होने के चक्कर में 500 में बेचना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? फिर से समझाता हूं। सोलर पैनल जब हम इंडिया में बनाते हैं तो एक सोलर पैनल पड़ता है 20,000 रुपए का, लेकिन वही सोलर पैनल अगर हम चाइना वाला खरीद लें तो पड़ता है 12,000 रुपए का। अब अगर मान लो चाइना से हम खरीद ही ना पाए तो सोलर पैनल 20,000 में खरीदना पड़ेगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हम चाइना वाला खरीद लेते हैं 12,000 का, इंडिया वाला खरीदते ही नहीं है। यही कारण है कि ग्लोबलाइजेशन होने से रेट हमें सस्ता मिलने लगा, लेकिन इंडिया वाला रोने लगेगा, अरे भैया अच्छा खासा 20,000 रुपए मेरा बिक रहा था, चाइना के चक्कर में मुझे भी 15,000 में बेचना पड़ रहा है। अब इंडिया वाला 20,000 वाली चीज को 15 में इसलिए बेच रहा है क्योंकि 20,000 में बिकेगा ही नहीं उसका। तो ग्लोबलाइजेशन होने से कॉस्ट कम हुई, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया। जो चीज हम आराम से 20,000 में बेच के मोटा कमा रहे थे, अब हम 12-15,000 में बेच के छोटा कमा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होने के फायदे भी हुए कंज्यूमर को कि उसे कॉस्टिंग बढ़ी, और ग्लोबलाइजेशन होने के नुकसान भी हुए कि आपका कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे हैं आपको, क्या फायदे हुए ग्लोबलाइजेशन और क्या नुकसान हुए। इंटीग्रेशन क्या है सर? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब सर सारी मार्केट को एक कर देना। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज मतलब कंट्री, कल्चर और सोसाइटी, सारी सोसाइटी कल्चर इकोनॉमीज को मिला दो, इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। कैसे सर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स से, सर्विस से, टेक्नोलॉजी से, कैपिटल से, इंफॉर्मेशन से, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, सारे देशों को मिलाना है। इससे क्या होगा सर? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट भी इधर उधर जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी। सर आप ट्रेड भी एक दूसरे से करोगे, इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे को दोगे और इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे को दोगे। ग्लोबलाइजेशन के फायदे याद करने हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मान लीजिए कोई चीज आपके यहाँ पर जल्दी हो पाती है, आपके यहाँ मशीनरी था वो वहां दे दोगे। कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर हट जाएंगे, इंक्रीज इंटरडिपेंडेंट अमंग नेशंस, और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। सर टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन कितने तरह का होता है? पहला इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वो जहां पर आप दो देशों को मिला देते हो। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन मतलब सर आपका कल्चरल था साड़ी पहनो, अमेरिका का कल्चरल था नंगे घूमो, आपने ला दिया और इंडिया में वो आ गया, उसे बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। ऐसा करने से क्या हुआ सर? हमारे यहाँ पर हाफ पैंट नहीं बिकती थी, अब बिकने लगी। सर हमारे यहाँ पे कॉफी नहीं बिकती थी, अब बिकने लगी। सर हमारे यहाँ पर पिज्जा नहीं बिकता था, अब बिकने लगा। हम और अमेरिका में चाय नहीं बिकती थी सर, अब बिकने लगी। अमेरिका में काऊ डंग नहीं बिकता था, अब बिकने लगा। तो कल्चर मिलने से कुछ फायदा, हल्दी वाला दूध, कुछ नुकसान भी हुआ। हॉलीवुड मूवी इंडिया में नहीं देखी जा सकती थी, अब देखती थे। अब इंडिया अमेरिका में हिंदी मूवीज नहीं चलती थी, अब चलती हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जैसा जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम करते हैं तो वो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन होता है। सर एआई आ गया इंडिया में, और बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इंडिया में आ गए थे। सर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, पहले मोदी जी सिर्फ अपने इंडिया में ही ऐड करते थे, अब अमेरिका में जाके भी कहते हैं
बीजेपी तय बीजेपी जय बीजेपी। अरे भाई अमेरिका में जाके क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्योंकि वोट तो पॉलिटिकल, मतलब इंडियंस तो अमेरिका में भी रहते हैं ना, तो वो अब अमेरिका में भी जाते हैं इन्फ्लुएंस करने, तो ये पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो गया। सोशल ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ लेना, सब ऐसा ही है। फैक्टर डिराइविंग ग्लोबलाइजेशन आप खुद पढ़ोगे, डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप खुद पढ़ोगे और याद भी करोगे। पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट भी आप पढ़ोगे। रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सर WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन में इसका क्या फायदा है? सर इसी ने तो करा, बैरियर सारे इसी ने तो हटाए। भैया दो कंट्री कैसे काम करेगी? भाई तू टैक्स कम कर, तू बैरियर हटा, तू इंपोर्ट ड्यूटी कम कर, तू एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर, तो ये थोड़े से तरीके कम कर। ये सब कौन करता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल बनाए जिससे कि दोनों कंपनियां काम कर पाए। उसके पीछे के क्वेश्चन भी आप करके लाएंगे, ये क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। ये सब कुछ नेशनल इनकम वाले का ही पार्ट है, अभी वही लेसन चल रहा है। इसके बाद है सेक्युलर, साइक्लिकल और सीजनल ट्रेंड क्या होते हैं, आप खुद पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन भी करके लाओगे। ये पढ़ोगे और इसके क्वेश्चंस भी